अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरा है। हमने थैनाटोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है। हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डेथ सर्टिफिकेशन तक कर लिया था। अब हम चेंजिंग्स को स्टार्ट करेंगे, इमीडिएट, अर्ली, लेट और वेरी लेट। सबसे पहले करते हैं इमीडिएट चेंजिंग्स, जो डेथ के बाद नजर आती हैं। इमीडिएट चेंजिंग्स को अगर डिफाइन किया जाए तो दीज आर द चेंजिंग्स व्हिच आर नोटेड एट द टाइम ऑफ डेथ एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ डेथ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। एक तो सबसे पहले प्राइमरी फ्लेसिडिटी और रिफ्लेक्सिस का लॉस हो जाता है, इनोवेशन लॉस हो जाती है। ठीक है, इसमें अगर आप देखो कि इनसेंसिबिलिटी इनसेंसिबिलिटी हो जाता है, वॉलंटरी पावर लॉस कर जाती है, जॉ ड्रॉप कर जाता है और यहाँ पर जो फेशियल मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स कर जाते हैं और लिम्स भी फ्लैसिड हो जाएगा, आइरिस मिड पोजीशन में आ जाएगा और स्फिंक्टर्स रिलैक्स कर जाएंगे। वुंड्स को देखा जाए तो उनमें भी गैप नहीं रहेगा। फिर उसके बाद सर्कुलेशन का भी जो है ना वो भी सीज कर जाएगी, यानी ईसीजी भी आपको नजर नहीं आएगी, कोई कार्डिक एक्टिविटी नहीं होगी। ए प्लस बी, यानी ये बी था और ये ए, अगर ये दोनों सिम्टम्स हमें नजर आए तो इसका मतलब ये श्योर साइंस है डेथ के। ठीक है, ये सारे अगर साइंस ए बी नजर आए तो इसका मतलब डेथ हो गया। उसके अलावा क्या क्या साइंस हो सकते हैं, उसमें आ जाता है न्यूरोनल एक्टिविटी रुक जाना, उसमें भी ईईजी जो है वो फ्लैट होगी। फिर उसके बाद है एपनिया, रिस्पायरेशन का रुक जाना। स्किन चेंजिंग्स में अगर देखें तो स्किन इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, स्किन लस्टर लॉस्ट। फिर उसके बाद है लिप्स डार्क इन कलर ड्यू टू द ड्राइंग, लेकिन हाइपोक्सिक डेथ के केस में जो है ना लिप्स और माउथ का कलर रेड रहता है या ब्लू। अब कलर, स्किन के कलर में जो चेंजिंग्स आती है, क्योंकि जैसे ही सर्कुलेशन स्टॉप हुई तो ब्लड जो है वो कैपिलरीज और वेन्यूज ऑफ द स्किन से ड्रेन करता है, स्किन जो है वो पेल हो जाती है, स्पेशली नॉन डिपेंडेंट एरिया में। अब भी ये कॉन्स्टेंट फीचर नहीं है, ठीक है ना, एज इन दिस व्हेन वेयर देयर इज प्रोलॉन्ग्ड एगोनल पीरियड पहले नजर नहीं आता। ठीक है, और ब्लूइश ब्लैक होता है एस्फिक्सियल डेथ्स में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनिंग के केस में डेथ क्योंकि हाइपोथर्मिया की वजह से होती है तो फेस पिंक होता है जैसे कि लाइफ में था। अब आई चेंजिंग्स की बात करें तो इसमें आईबॉल स्टेयर वैकेंटली, ठीक है ना, और फिर उसके बाद डायलेटेड बायलैटरल फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल्स नजर आएंगे। ठीक है, प्यूपिल रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी कि लाइट रिफ्लेक्स भी अब एब्सेंट हो गया और फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी एब्सेंट हो गया। क्लाउडीनेस और हेजीनेस ऑफ द कॉर्निया हमें नजर आती है विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, अगर तो आईज ओपन है और एटमोस्फेयर ड्राई है। However, this heaviness can be removed by placing just few drops of the water. इसको रिमूव किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम इसमें और भी चेंजिंग्स और क्या क्या होता है, ऑफ्थाल्मोस्कोपी यानी कि रेटिना की एग्जामिनेशन। इसमें दो चीजें हैं, देखो, कैटल ट्रैकिंग और टेकेनोइड्स। कैटल ट्रैकिंग में रेटिनल वेसल्स डोटेड हो जाती हैं और सेगमेंटेड। इससे क्या हमें मिलता है, ब्लड की स्टेसिस यानी कि ब्लड रुक गया, और फ्रेगमेंटेशन यानी कि ब्लड की सेगमेंटेशन हमें नजर आएगी, ब्लड कॉलम्स की सेगमेंटेशन हमें नजर आती है। ठीक है, ये जो फिनोमिना है ना, ये 10 सेकेंड्स में देखा जाता है आफ्टर डेथ और 85% केसेस में देखा जा सकता है। अब जो टैकिस नोयर है, इट अपीयर्स ऑन द स्क्लेरा। ठीक है, विद इन 3 आवर्स अगर तो आईज रिमेन ओपन, आईज को ओपन रखा गया फिर हमें स्क्लेरा में नजर आएगा। अब ये है क्या, ये ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन होती है जो स्क्लेरा पे नजर आती है क्योंकि वहां पर सेलुलर डेब्रिस और डस्ट डिपॉजिट हो गई थी, इसलिए तो आईज ओपन होना जरूरी है इसमें। उसके अलावा ऑप्टिक डिस्क फेल हो जाती है, प्यूपिल हमने बताया कि डायलेटेड हो जाएंगे, फिक्स्ड डायलेटेड इनिशियली, लेकिन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द राइगर मोटिस तो ये कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे लेकिन फिर भी फिक्स्ड ही रहेंगे। प्यूपिल अनइक्वल भी हो सकते हैं, नार्कोटिक पॉइजनिंग भी में अनइक्वल भी हो सकते हैं, और पोटेशियम कंटेंट जो विट्रोस ह्यूमर का है वो स्टेडली राइज करेगा। टोन आईबॉल की फॉल कर जाती है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी कम हो जाता है। अच्छा, ये अगर हम देख लें इमीडिएट कोजेस को, मैंने ना थोड़ा सा इसको समराइज करके अपनी आसानी के लिए लिख लिया था। जैसे कि प्राइमरी फ्लैसिडिटी में क्या, इमीडिएट चेंजिंग में प्राइमरी फ्लैसिडिटी हो जाती है जिसमें जॉ ड्रॉप हो जाता है, इंसेंसिबिलिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद आइरिस की बात की कि वो स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाएगा और मिड पोजीशन में आइरिस आ जाता है, वुंड्स में गैप नहीं रहता। कार्डिक एक्टिविटी भी रुक जाती है जिसमें हमें ईसीजी नजर नहीं आती, फ्लैट आती है,
न्यूरोनल एक्टिविटी भी रुक जाती है, यानी ईईजी फ्लैट आती है, रिस्पिरेटरी एक्टिविटी भी रुक जाती है, एपनिया, फिर उसके बाद स्किन चेंजेस में इलास्टिसिटी लॉस हो जाते हैं, लिप्स डार्क हो जाते हैं, आई चेंजेस में हमने आईबॉल कहा कि वो स्टेयर होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसका टोन फॉल्स कर जाती है, पीपल अनइक्वल होते हैं, नार्कोटिक पॉइजनिंग में बायलैटरल डायलेटेड फिक्स्ड पीपल होते हैं, और कॉन्स्ट्रिक्टेड कब होंगे, जब वेकर मोटिस डेवलप हो जाएगा, फिर भी फिक्स ही रहेंगे। कॉर्निया में कोई कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं होता, कोई लाइट रिफ्लेक्स नहीं होता, हैजीनेस कॉर्निया की विद इन 10 मिनट डेवलप होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और भी चीजें, ये सारी हमने देख ली इमीडिएट चेंजेस। फिर उसके बाद आती है अर्ली चेंजेस। अब हमने अर्ली चेंजेस करनी है। इससे पहले हमने जो इमीडिएट चेंजेस देखे थे उसमें क्या था, उसमें प्राइमरी फ्लेक्सिबिलिटी था, ठीक है ना, रिफ्लेक्सेस का लॉस था, एसिस्टली था, यानी कि जो ईसीजी थी वो भी हमारे पास फ्लैट आ रही थी, चेस्ट मूवमेंट स्टॉप हो गई थी। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हमने अर्ली चेंजेस में पढ़ी, इमीडिएट चेंजेस में पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अर्ली चेंजेस। अर्ली चेंजेस में हमारे पास आ जाती है कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग, कूलिंग ऑफ बॉडी जिसको हम एल्बर मोटिस कहते हैं, पोस्टमार्टम स्टेनिंग जिसको हम लीवर मोटिस कहते हैं या हाइपोस्टेसिस भी कहते हैं, और फिर आ जाता है राइगर मोटिस जिसको पोस्टमार्टम स्टिफनिंग कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग। कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग में क्या होता है कि बॉडी के वो एरियाज जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के साथ होते हैं सरफेस के, ठीक है, वो एरियाज जो है वो फ्लैटन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, असल में मसल टोन लॉस हो जाती है, और वो एरियाज जो बॉडी के वो पार्ट होते हैं वो उनको प्रेशर जो है ना फील होता है, प्रेशर होता है तो वो फ्लैटन हो जाता है। इसमें अब से अगर बॉडी जो है ना अपनी बैक पर पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग कौन से एरियाज में होगी, शोल्डर ब्लेड्स में, बटक्स और कार्ड्स में। और हाइपोस्टेसिस होती है ये लिवर मोटिस पोस्टमार्टम स्टेनिंग, ये इसको हाइपोस्टेसिस को और कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग को हम बहुत आराम से डीमार्क कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग जिन एरियाज में होगी वो पेल होंगे, जबकि जो जिनमें हाइपोस्टेसिस हुई होगी ना वो पिंकिश कलर होंगे। अब हम यहाँ पर ना ये देखिए पिक्चर, इसमें बहुत अच्छे से देखा जा सकता है कि अब बॉडी अगर ये अपनी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई थी, बैक के ऊपर पड़ी हुई थी, जब हम इसको जब काफी देर बैक के ऊपर पड़ी थी हमने इसको एक साइड पर करके देखा, तो जो एरियाज कॉन्टेक्ट फ्लैट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के साथ थी ना वो जो फ्लैटन हो गई, और इसको हम कितने अच्छे से डीमार्क कर सकते हैं हाइपोस्टेसिस वाले एरिया से। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये व्हाइटिश है, जो मैंने लिखा है कि एज ऑफ कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग पेन है, व्हाइटिश है, जबकि हाइपोस्टेसिस हम देख सकते हैं तो ये पिंकिश कलर में नजर आ रही है हमें, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेते हैं कूलिंग ऑफ द बॉडी। फर्स्ट वाला हमने पढ़ लिया कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग, अब हम पढ़ेंगे कूलिंग ऑफ बॉडी एल्गर मोटिस। कूलिंग ऑफ बॉडी में क्या नॉर्मली जो लाइफ में क्या होता है कि टेम्परेचर बैलेंस होता है, हीट जितनी प्रोड्यूस होती है उतना हीट का लॉस भी हो रहा होता है, लेकिन डेथ के बाद हीट की प्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ हीट लॉस होता है। तो हीट लॉस बहुत ग्रेजुअल होगा, तीन तरह से हो सकता है, रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन के जरिए से, ठीक है ना। अब इसमें जो है डिसअपियरेंस ऑफ द बॉडी वार्मथ इज वन ऑफ द, अच्छा बॉडी टेम्परेचर का डेथ के बाद गिरना ना वो अर्ली साइन होता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन है। जैसे कहते हैं कि किसी की डेथ हुई है, कहते हैं कि ना उसकी बॉडी जो है ना जिसम ठंडा पड़ गया है, ठीक है, ये इसी का मतलब हाइपोथर्मिया और डेथ, ये ऐसा होता है डेथ के बाद, ठीक है। अब इसमें ना क्या असल में हमारी जो बॉडी का बॉडी है ना उसकी डेथ होने के बाद उसकी जो कूलिंग है वो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करती। न्यूटन्स का क्या लॉ है, वो कहते हैं कि ना जितना जो है ना बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस सब्जेक्ट का और उसके सराउंडिंग्स का, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट लॉस उतनी ही जो है ना ज्यादा होगी। ये डिपेंड करता है इसके साथ डायरेक्ट है, यानी अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो लॉस ऑफ हीट भी कम होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब जैसा कि इसमें अगर हम देखें कि ना बॉडी का टेम्परेचर वो कहते हैं कि ना 37 है, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर 20 है, तो डिफरेंस यहाँ पर 17 का हुआ, ठीक है। अब अगर यही अगर बॉडी टेम्परेचर 30 हो तो डिफरेंस यहाँ पर 7 का हो, तो इस केस में जहाँ पर डिफरेंस 17 का था वहां पर लॉस ऑफ द हीट ज्यादा होगा।
अच्छा, ये तो उसने हमें इसकी जो कर्व दी थी वो एक्सपोनेंशियल टाइप की कर्व दी थी, ये वाली, ठीक है। ये शो करिए कि शुरू में तो रैपिड फॉल होगा और लेकिन उसके बाद प्रोग्रेसिव फॉल होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, और एट द एंड क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर सरफेस सराउंडिंग का टेम्परेचर के साथ वो उसका मैच कर जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है और जो बाहर उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो दोनों मैच कर जाएंगे। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो न्यूटन्स के लॉ को फुल्ली फॉलो करती, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है ना किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करती, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम बने हुए टिश्यूज ऑर्गन्स वगैरह से, ठीक है, जिनके वेरिएबल कंडक्टिविटी होती है। कुछ लोग ज्यादा, उनमें फैट ज्यादा होता है, जो फैट है वो इंसुलेटर का काम कर रहा होता है और हीट की कंडक्टिविटी को ट्रिगर कर देगा, ठीक है। अब ये जो बॉडी का सरफेस है, एक होती है सरफेस और एक होता है कोर, अंदर का टेम्परेचर। जो अंदर का टेम्परेचर है वो चेंज यूजुअली जल्दी से शुरू के आवर्स में चेंज नहीं होता, जबकि जो सरफेस है ना वो ज्यादा जल्दी कूल हो जाती है, ठीक है। अब ये हमारे केसेस में ऐसा होता है, इसलिए हम न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है ना वो ग्रेजुअली, रेट ऑफ कूलिंग जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया समझा जाता है टाइम्स डेथ को एस्टिमेट करने के लिए शुरू के 12 to 18 आवर्स में, ठीक है। अब एक और चीज देखो कि अब उसने जो कर्व दी थी न्यूटन से, वो ये वाली कर्व दी थी, ठीक है। तो शुरू में बहुत जल्दी इनिशियली होगा और बाद में ऐसा ऐसा प्रोग्रेसिव हीट का लॉस होगा टेम्परेचर का। लेकिन अगर हम रियल कर्व की बात करें तो वो ऐसे आती है कि शुरू में प्लेटू होता है, फिर उसके बाद जो है वो टेम्परेचर का लॉस होगा और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा कम होगा। अब ये इसकी क्या वजह है, ये ए क्यों आया, बी क्यों आया, सी क्यों आया, वो देख लेते हैं। अच्छा, ए जो है प्लेटू, वो इस वजह से, एक तो जो आउटर लेयर स्किन और सबक्यूटेनियस फैट है वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज की वजह से फौरी तौर पर हीट लॉस नहीं करेगा। दूसरा ये होता है कि जैसे बॉडी की डेथ होती है ना तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अभी रुकते नहीं है, वो एनारोबिकली हीट को प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है और इनिशियल प्लेटू आता है, यानी कि चेंज इन द टेम्परेचर नहीं होता है। इसको कहते हैं पोस्टमॉर्टम एनारोबिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। अब ये इसकी इस प्रोसेस से 140 कैलोरीज हीट प्रोड्यूस होती है, विच इज सफिशिएंट टू रेज द बॉडी टेम्परेचर टू 2 डिग्री सेल्सियस, राइट, फॉर द फर्स्ट 3 to 4 आवर्स आफ्टर दैट, जिसकी वजह से क्या आएगा, प्लेटू आएगा। फिर उसके बाद के जो 69 आवर्स होते हैं उसमें टेम्परेचर जो है ना वो फॉल करने लग जाता है, क्योंकि एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है बाहर के टेम्परेचर का और बॉडी के टेम्परेचर का, ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है, जो इससे पहले एस्टैब्लिश्ड था बाय द प्रोसेसेस जो बॉडी में चल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ग्रेडियंट डेवलप हो गया, अब कूलिंग होने लग जाएगी बॉडी की रैपिडली। फिर उसके बाद 12 घंटे के बाद क्या होगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो ऑलमोस्ट जो है बाहर के टेम्परेचर को, नॉर्मल के टेम्परेचर को मैच करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ऐसा हीट लॉस फ्लो हो जाती है, ठीक है। ये हमें इस तरह की कर्व आती है, यानी कि शुरू में प्लेटू आया, फिर उसके बाद रैपिड फॉल हुआ और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, स्लो स्लो फॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। अब बॉडी कूल होना शुरू हो जाती है स्लो। अब उसके बाद हम कहते हैं कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, फैक्टर्स से पहले थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में ये भी देख लेते हैं। तो टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है ना उसके लिए मतलब कौन से क्लिनिकल थर्मामीटर भी हम यूज कर सकते हैं, जिसमें माउथ और एक्सिला से अगर टेम्परेचर मेजर करना, ऑटोप्सी में ना मेनली टेम्परेचर को ना रेक्टल टेम्परेचर मेजर किया जाता है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है। फिर उसके अलावा सब हिपैटिक और वेजाइनल जो है ना वो भी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन ना ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस को याद रखो, एक एमसीक्यू से आया था, मैं आपको बताती हूँ क्या हमें आया था। अगर जो है ना कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स का केस है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपने क्लोथ्स को और उस पेरिनियम वगैरह को नहीं छूना, नो इंटरफेरेंस, ठीक है, और जब तक फोरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं हो जाती। इसमें क्या है कि देखो जब तक इस एरिया का से जो है ना ट्रेस एविडेंस ना ले लिए जाते ये ह्यूमन हेयर और फाइबर्स वगैरह, तब तक आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसमें इंसर्ट नहीं करना। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, इस केस में हम सब हिपैटिक टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। ये एमसीक्यू जाता है, कौन सा टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, सब हिपैटिक टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे।
फिर उसके बाद ये टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के मेथड्स भी पूछ लिए जाते हैं, जो मेनली तो हम ये तो लिखते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्मूला लिखते हैं और इसमें ये मार्शल एंड होर्स फॉर्मूला ये भी लिख देते हैं, और ग्लाइस्टर एंड वेंटोल फॉर्मूला। उसके अलावा थोड़ा सा ये देख लें कि आवरली अगर हम कैलकुलेशन करें तो इतना नहीं होता। न्यूटन्स का फॉर्मूला ये था, जैसे कि मैंने बताया था, टेम्परेचर डिफरेंस जितना होगा ऑब्जेक्टिव सराउंडिंग्स में उतना हीट लॉस जो है वो ज्यादा होगा उसके मुताबिक। और वैसे एवरेज उसमें कहा था कि पर आवर जो फॉल आता है वो 1.5 डिग्री सी का होता है। तो पता होना चाहिए इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और जो बॉडी जिस जगह पर पड़ी थी उसका टेम्परेचर, और बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मली हमने देख लिया कि 1.5 डिग्री सी फॉल आ रहा था हर घंटे के बाद। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाले जो ग्लाइसर फॉर्मूला उसके मुताबिक 98.6 तो हमने माइनस करना है रेक्टल टेम्परेचर से, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देना 1.5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद मार्शल एंड होर्स फॉर्मूला के मुताबिक अगर तो बॉडी एडल्ट की अनक्लोथ बॉडी है उसके लिए ना शुरू के 18 आवर्स में क्या होगा, फर्स्ट 3 आवर्स में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का लॉस होगा, ठीक है, पर आवर, और नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का लॉस होगा पर आवर। फिर इसी तरह से नेक्स्ट 3 के लिए भी यही है, उससे नेक्स्ट 3 के लिए 1.5 है, और फिर उसके बाद ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 to 15 आवर्स के लिए 1.33 है। फिर उसके बाद इसमें ये भी उन्होंने कहा कि जनरली तो बॉडी कूल करती है 2 फ़ारेनहाइट के रेट पर ना शुरू के 6 घंटे में, उसके बाद 1 फ़ारेनहाइट पर और के साथ इस तरह से। अब फैक्टर्स देख लेते हैं। अच्छा, फैक्टर्स इसको मतलब कॉन्सेप्ट लो ऐसे जितना डिटेल ना लगाओ, ठीक है, क्योंकि थैनाटोलॉजी एक लॉन्ग टॉपिक है, इसमें हम हर चीज को जो है ना बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दे सकते, हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल लगाएंगे। आगे हमें राइगर मोटिस विट्रीफिकेशन करना वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अभी जो मैंने आपको चंद जैसे फॉर्मूला बताया वो याद कर लो, ठीक है। अब सभी टॉपिक क्यों लिया जाता है ये याद कर लो, ठीक है। जब कौन सी स्टेज में एमसीक्यूज आ सकते हैं, और कुछ अब ये जैसे फैक्टर्स है ना इसको जरा जहन में रख लो, ये इर्द गिर्द आपके जहन में यही आएंगे, और फिर उसके बाद जो है ना उसके उससे रेलिवेंट उसको कुछ ज्यादा डिटेल लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी बॉडी जो फैक्टर्स होते हैं उसमें आ जाता है बॉडी टेम्परेचर, कि देखो ना बॉडी का अपना टेम्परेचर क्या था, बॉडी का साइज क्या था। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर जैसे ये देखो बॉडी टेम्परेचर हो सकता है कि वो बॉडी जो थी वो डेथ से पहले वो बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे पड़ी हो, ठीक है, और हाइपोथर्मिया हुआ हो डेथ से पहले, या हो सकता है वो बहुत ज्यादा गर्म जगह पे पड़ी हो, ठीक है ना। फिर इसके अलावा बॉडी साइज का इफेक्ट कैसा आएगा, बॉडी साइज का इफेक्ट देखो, अगर बॉडी मैंने आपको बताया कि अगर बड़ी है, लार्ज है, यानी कि वो इसमें फैट ज्यादा है, तो फैट ज्यादा है तो कूलिंग आहिस्ता आहिस्ता होगी, ठीक है, कूलिंग आहिस्ता आहिस्ता होगी। और अगर जो छोटी बॉडी है तो कूलिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी। फिर इसी तरह से जो है ना स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ क्लोथिंग, अगर बॉडी जैसे बैरियर हो गया ना क्लोथ, अब हीट लॉस का बैरियर हो गया तो उसकी वजह से जल्दी नहीं होगी कूलिंग, ठीक है। और अगर क्लॉथ नहीं था तो फिर तो बहुत जल्दी मतलब वो निकल जाएगा। फिर मोड ऑफ मैनर ये डेथ का ये भी डिपेंड कर रहा होता है। ये सारे इस तरह से अभी हम उसको देख लेते हैं। तो यानी कि अगर उसकी डेथ से पहले उसमें बहुत ज्यादा बॉडी वेस्टिंग हो गई थी, यानी कि अंदर एनर्जी खत्म हो गई थी, तो इसका मतलब है कि डेथ के बाद उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो शुरू में जो प्लेटू आ रहा था, शुरू में जो उसका हीट लॉस रुका हुआ था, तो वो जो है रुका रहे। हो सकता है कि उसमें अब एनर्जी नहीं है तो हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी, जब हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी तो वो टेम्परेचर डिफरेंस उसका ज्यादा होगा, कूलिंग ज्यादा होगी। इस तरह से मैं कहना चाह रही हूँ। टू फैक्टर्स जो है ना आउटसाइड बॉडी अगर देखें तो वो जिस जगह पर थी उस जगह का, ठीक है ना, लोकेशन उसकी क्या थी, वो उसका एनवायरनमेंट का एयर वेंटिलेशन देखना है, ह्यूमिडिटी देखनी है, टेम्परेचर देखना है एनवायरनमेंट का, ठीक है, ये चीजें आ गई। अब यहाँ पर वो जैसे बॉडी टेम्परेचर का मैंने बात की कि नॉर्मली ना इस कहा जाता है कि जैसे समझा जाता है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा टाइम ऑफ डेथ पे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो। जैसे अभी मैंने बताया कि एक्सट्रीम कोल्ड में हो सकता है पहले से जो है ना विक्टिम उससे एक्सपोज हुआ और पहले से हाइपोथर्मिया हुआ अपना डेथ हुई हो, यहाँ हो सकता है जैसे कैविटी शॉक हो, हेमरेज और अगर जैसे कार्डिक फेलियर में भी सब नॉर्मल हो सकता है बॉडी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ज्यादा किस केस में हो सकता है, इन्फेक्शन, स्पॉन्टाइन हेमरेज वगैरह के केस में, ठीक है ना।
तो कूलिंग किस केस में ज्यादा होगी, कूलिंग उस केस में फास्ट होगी जिस केस में पहले से बॉडी टेम्परेचर कोल्ड था, ठीक है ना, तो अब वो ज्यादा जल्दी जो है ना कूल हो जाएगा, पहले से कूल है तो वो अब जो पहले बहुत ज्यादा हॉट था तो उसको अब कूल होने में टाइम लगेगा। साइज का मैंने आपको बता दिया, स्मॉल साइज की बॉडी है तो वो अर्ली और लार्ज होगी तो वो स्लो, क्योंकि फैट लार्ज वाली में ज्यादा होता है। क्लोथ की प्रेजेंस भी देखो कि कितना प्रेजेंट है तो स्लो होगी कूलिंग, और अगर एब्सेंट है तो फास्ट होगी। मोड ऑफ मैनर की भी मैंने बात कर ली कि अगर जो है ना इमीडिएटली बिफोर दैट उसने ग्लाइकोजन कंटेंट अपना यूज कर लिया था कोई मसल एक्टिविटी वगैरह से, तो हीट प्रोडक्शन अब बाद में जो डेथ के बाद है ना वो बहुत कम होगी, मिनिमल होगी, ठीक है। इसी तरह से ही यानी हीट लॉस किसमें फास्टर होगा, कूलिंग किसमें जल्दी आ जाएगी, जहाँ वेस्टिंग डिजीज होगी, और स्लो आएगी जहाँ कोई क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज होगी। फिर उसके अलावा आता है आउटसाइड फैक्टर्स जो बाहर के एनवायरमेंट के हैं, उसमें अगर ओपन एरिया है तो उसमें रैपिड कूलिंग, यानी बस याद रखो कि अगर कोई बैरियर आ गया ना बीच में तो फिर कूलिंग जो है ना स्लो होगी, और अगर कोई बैरियर नहीं है तो फिर बहुत आराम से कूलिंग हो जाएगी, यानी अगर इनसाइड रूम है तो स्लो कूलिंग होगी। फिर अगर हम मीडियम की बात करें जैसे वाटर है, तो वाटर एयर से ना हीट का एक अच्छा मीडियम है, तो इसका मतलब कि वाटर में फिर रैपिड कूलिंग होगी। तो लेकिन ये भी डिपेंड कर रहा था कि कोल्ड वाटर है कि हॉट है, रनिंग है कि स्टेगनेंट है, फ्रेश है या डर्टी है, ऐसा। अच्छा अब यहाँ पे देखो कोल्ड वाटर में कूलिंग ज्यादा जल्दी होगी, कोल्ड वाटर में बॉडी पहले जल्दी कूल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज है। फिर बहते हुए पानी में भी ज्यादा वो डिफरेंस होगा, वो पकड़ लेगी, कूलिंग ज्यादा हो जाएगी। फ्रेश वाटर में, सी वाटर में भी, और सिर्फ उसके अगर आप देखो डायरेक्ट स्टेगनेंट रुका हुआ पानी है तो उसमें ऐसा ऐसा होगी कूलिंग का प्रोसेस। डर्टी वाटर में भी यही होता है, और हॉट वाटर में भी स्लो कूलिंग होगी, क्योंकि देखो जब बॉडी हॉट वाटर की वजह से तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो वो फिर कूलिंग तो बहुत देर से होगी, और कोल्ड में वैसे बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाएगा, ये चीज है। फिर ह्यूमिडिटी, अब मॉइस्चर भी जो है ड्राई एयर की निस्बत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। अब उसके बाद जो मॉइस्चर है उसमें कूलिंग रैपिड होगी और ड्राई एयर में स्लो कूलिंग होगी। अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की बात की जाए तो वो भी अगर जाहिर सी बात है टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा कूलिंग भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कोल्ड डे है तो उसमें कूलिंग ज्यादा जल्दी हो जाएगी, कब से ये तो बता रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं पोस्टमार्टम फेलोसिटी, इसमें इसका मतलब क्या है, ये वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि इसमें हीट गेन होती है, ये किन कंडीशंस में ऐसा होता है जिसमें बॉडी हीट लॉस करने की बजाय हीट गेन करना शुरू कर दे। ये कब ऐसा होगा, जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बॉडी हीट गेन करना शुरू कर देगी, और फिर उसके बाद ये है ना, यहाँ पे हीट लॉस करेगी, यहाँ हीट गेन करेगी। हीट लॉस करेगी कि अगर बॉडी का नेचुरल टेम्परेचर 37 है तो हीट लॉस करेगी, अगर बाहरी टेम्परेचर 20 है, 15 है, कम है ना बॉडी के टेम्परेचर से, तो हीट लॉस कर देगी। लेकिन अगर बाहरी टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, 45 है, 50, तो बॉडी हीट गेन करना शुरू कर देगी। यही होता है ना कि जहाँ ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ आएगी, बाहर अगर ज्यादा है तो फिर वो अंदर जाना शुरू कर देगी, अगर अंदर से आता है तो बाहर आना शुरू कर देगी, या तो हीट लॉस होगी या हीट गेन। हम कह रहे हैं कि मोस्टली क्या होता है, हीट लॉस ही होती है ज्यादातर केसेस में। लेकिन अगर जो है बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, या फिर अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे पर्सन को हाई ग्रेड फीवर हो गया, सनस्ट्रोक, एंसेफेलाइटिस वगैरह, इसमें भी होता है कि बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देता है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।